अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब इसको सिंप्लीफाई करने से यानी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले या उसके क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने से पहले ज़रूरी है कि हम पहले समझ लें कंप्लीट डिटेल के साथ कि लिमिट है क्या, वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, उसको कौन से चैप्टर में हम देखेंगे, तो यहाँ पढ़ना क्यों ज़रूरी है इसको, और ये किस वजह से यानी किसकी नोटेशन के बिहाफ पे यूज़ हो रही है। सो पूरी डिटेल इसको देखते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी चीज जो है कि ये कहाँ कहाँ आगे यूज होगी, यानी किस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो चूंकि चैप्टर नंबर 2 जो है डेरिवेटिव के बारे में, तो डेरिवेटिव के अंदर इसका बहुत ज्यादा अहम रोल है, इस तरह समझ ले, क्योंकि ये जब तक अप्लाई नहीं होगी तब तक लिमिट अप्लाई ना हो तो डेरिवेटिव सॉल्व ही नहीं होती। ठीक हो गया। तो इसलिए जरूरी है कि हम इसके पूरे स्टेप्स और तरीकाकार को समझ लें, ताकि हमारे लिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो, आसान हो जाए। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन से ही शुरू करते हैं, फिर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल वन बाय वन जो हो सकती है, जितना मैं इसको इजी बना सकता हूँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ देखेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन होती क्या है, हम उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन आपकी मेंशन की गई है वो ये है कि लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है, बी डिफाइंड, उसको इस तरह से डिजाइन किया गया, उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर ए, यानी वो एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्या होता है, वो इंटरवल होता है जिसके एंड पॉइंट्स जो है वो शामिल ना हो। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 लिखा हुआ है और यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया, ये कोई भी दो हमारे पास वैल्यूज इंटरवल के अंदर, तो इसमें ना ये वाली वैल्यू शामिल होगी ना ये वाली वैल्यू शामिल होगी, तो हम कहते हैं ये ओपन इंटरवल है। सो इंटरवल को इंशाल्लाह मैं इसी के अंदर डिटेल से आगे समझा देता हूँ कि इंटरवल्स होते क्या हैं, क्योंकि बेसिकली इंटरवल का जो टॉपिक है ना वो है आपका डोमेन और रेंज के साथ रिलेटेड, तो वहां पे आप डिटेल से इसको उम्मीद पढ़ चुके होंगे। अब इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। अच्छा जी, इफ एस एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर हम कहते हैं कि एक्स की वैल्यू यानी इस फंक्शन एफ के अंदर जो एक्स की वैल्यू है, अगर ये अप्रोच कर रही है किसी नंबर ए को, यानी वो जो वैल्यू है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं कि एक ओपन इंटरवल के अंदर एक नंबर हम रख रहे हैं, उस नंबर तक वो वैल्यूज अप्रोच करिए फ्रॉम बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ ए। यानी अगर आप उस नंबर ए को अगर फॉर एग्जांपल हम 7 कंसीडर करते हैं, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 3 4 5, और वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते 5.1 5.2 3 4 5 एंड अप टू 5.9 तक। इस तरह अगर उससे पहले उसके बाद वाले नंबर जो देखें, जिस तरह 6 तक हमने पहुंचना है, तो 7 है, 8 है, 7.1 7.2 7.3 ये वाले नंबर है। अब 7.12 इस तरह से जिस तरह आप 7 के करीब होते जाएंगे, इतना ही क्या होगा, आपका आंसर उसके करीब होता जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी जिसको अप्रोच कर रही है। इसलिए वो लेफ्ट और राइट साइड की कंसेप्ट बताई गई है। तो कह रहे हैं कि आपके पास वो एफ ऑफ एक्स के पास जब वो आंसर जो उसका अप्रोच करके जो कि आ रहा है, वो एक स्पेसिफिक नंबर यानी एल से रिप्रेजेंट किया गया है। वो कोई भी आंसर हो सकता है, एल लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, इस तरह से कोई भी हम उसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कोई ना कोई डिजिट आंसर आएगा। चूंकि हम यहाँ पे इसको अब पढ़ रहे हैं कि जनरल फॉर्म में, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स वाई एल एम एन ओ पी क्यू इस तरह की वैल्यूज यूज कर रहे हैं। बाकी जब नंबर्स की बात करेंगे तो जाहिर बात है वहां पे हमारे पास कोई ना कोई डिजिट ही आएगा। देन एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए। तो हम क्या कहेंगे कि एल वो उसकी लिमिटिंग पॉइंट है, यानी उस फंक्शन के ऊपर उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, इस तरह समझ लें कि वो वहां तक ही उसकी वैल्यू का आंसर हो सकता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, एल कहलाएगा। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड रीड एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एल। ठीक हो गया, इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। अब जरा इसकी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ, यानी एक्स की जगह पे एक वैल्यू 3 लिख दी है, ये एक्स की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रही है। सो यहाँ पे इस तरह समझ लें कि ये हो गया 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी होगा 3 स्क्वायर प्लस 4, सो ये होगा 3 3 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। सो ये क्या हो गया, एफ ऑफ 3 से आंसर आ गया। ये इसकी जो पहले नोटेशन हम यूज करेंगे वो वाली वैल्यू है। अब हम इसकी लिमिटिंग नोटेशन यूज कर लेते हैं, वो इस तरह से होगी कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें यहाँ पे x की जगह पे हमने क्या किया था, उस 3 को लिख दिया था। यहाँ भी आपने सेम यही करना है, x की जगह पे 3 को लिख देना है। सो 3 स्क्वायर प्लस 4
तो 3 3 आर 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। देखें आंसर दोनों का सेम आया है, बस थोड़ा सा चेंज आ गया है उसकी नोटेशन के अंदर या रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जो हम उसको पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन को, तो वो लिमिट के अंदर बस ये चेंज आ गया, बाकी आंसर आपका सेम आएगा, नोटेशन में फर्क आ गया है। बाकी इंशाल्लाह इसमें से कुछ भी नया नहीं होगा आपको कि मुश्किल लगे कि अच्छा ये तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट जो चीजें हैं वो हम ये देख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो अगर हम चेंज करते रहे, यानी अभी 3 लिया है, अगर हम 1 से शुरू करें 1 2 3 4 5 6, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू क्या करते हैं, चेंज करना शुरू कर दें, तो फिर उसके फंक्शन पे क्या बिहेवियर होगा, यानी उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। और अगर हम उस वैल्यू को बहुत छोटा कर दें, यानी कम करना शुरू कर दें, तो फिर उस फंक्शन पे उसका क्या बिहेवियर होगा, तो ये जरा देख लेते हैं। लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10, करते करते आपके पास इनफाइनाइट टर्म ऑफ नंबर हो जाए, यानी इतनी ज्यादा हो जाए कि हम उसको काउंट ही ना कर सके, यानी इनफाइनाइट हो गया, आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई है, ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी x की वैल्यू जो है वो इंफिनिटी इतनी ज्यादा होगी कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर हम उसको छोटा करना शुरू करें, जिस तरह 1 है 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 एंड अप टू सो ऑन, करते करते करते, तो इसका अगर बिहेवियर देखें तो वो क्या है, जीरो को अप्रोच करे, तो हम कहेंगे कि x अप्रोचेस टू जीरो। ये दो बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिमिट के लिए, क्योंकि आपको यही इसी के जरिए से समझाया जा रहा है कि अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड x अप्रोचेस टू जीरो। तो जीरो को कैसे अप्रोच करेगा, अगर वैल्यू बहुत छोटी होती जा रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि वो जीरो को अप्रोच कर रही है, और अगर उसकी वैल्यू बड़ी होती जा रही है तो वो क्या हो रही है, अनडिफाइंड हो रही है, ठीक हो गया ना। अब इसका मतलब ये होगा, अब इसकी मैं मिसाल दे दूं, अब ये देखें ना, अगर हम इसकी वैल्यू देखें, इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। 1 से क्या आता है, 1 ही आएगा, 1/2 से आएगा 0.5, फिर यहाँ से आएगा 0.33, फिर ये हो जाएगा 0.25। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और ये क्या करे, जीरो को अप्रोच करे, यानी हम लिखेंगे कि x अप्रोचेस टू जीरो। अब x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये होता है लिमिटिंग के अंदर कि आपने क्या करना है, x की जगह पे वो वैल्यू इक्वल करके लिख देनी है, यानी x जो है वो जीरो के इक्वल है, हम वो वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा, अब जाहिर बात है अगर हम कहते हैं कि x की वैल्यू 3 के करीब जा रही है और हमने फंक्शन को सॉल्व करना है, तो जाहिर बात है जब तक उसमें वो 3 की वैल्यू या कोई भी डिजिट आप उसमें लिखेंगे नहीं, तब तक तो वो सिंप्लीफाई ही नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वो वैल्यू क्या हो, उसके इक्वल हो। अब वो इक्वलिटी को थोड़ा सा चेंज करके सिर्फ हम क्या कहते हैं कि वेयर x अप्रोचेस टू जीरो, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, जीरो को अप्रोच कर रही है वैल्यू। बस इसमें यही कंसेप्ट है कि अप्रोचिंग टू जीरो या अप्रोचिंग टू इंफिनिटी या कोई भी नंबर जिसको अप्रोच कर रही है, तो हम कहेंगे कि बस वो हम क्या कर देंगे, उसके इक्वल लेके उसमें वो पुट कर देंगे। ये इसकी क्या हो गई आपके पास, अप्रोचिंग टू जीरो कंसेप्ट हो गए। इस तरह अगर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है, अगर इसकी हम कंसेप्ट समझ लें, फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर लिख लेते हैं, 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 10 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 100 लिख लेते हैं, फिर 1000 लिख लें। अब इस तरह 1000 की जगह 10,000 लिख लें। अब जिस तरह से मैं नंबर बढ़ाते जाऊंगा, इस तरह से क्या होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इतनी इंक्रीज होगी, इतनी इंक्रीज होगी कि हम उसकी एंड लिमिट को मालूम ही नहीं कर सकते कब तक इंक्रीज होगी। तो हम कहेंगे कि वेयर x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी x की वैल्यू क्या कर रही है, वो अप्रोच करिए इंफिनिटी को, तो इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी वो वैल्यू लिख देंगे। अब बाकायदे इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन डिस्कस होंगे कि इंफिनिटी की वैल्यू हम लिखते हैं तो उससे आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। ऐसे तो यही नजर आ रहा है कि इन्फिनिटी को लिखने से आपका आंसर क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो अनडिफाइंड, आपके पास ऐसा कोई सिंबल है सिर्फ कि हम वो तमाम मैथमेटिक्स में नंबर जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाते हैं। सिंपल अल्फाज में इन्फिनिटी तो हम इसलिए यूज करते हैं, लेकिन लिमिटिंग के अंदर अगर इन्फिनिटी को यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन इसकी मदद से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो जाएगा जब हम इसको क्वेश्चन में इंशाल्लाह यूज करेंगे। अच्छा जी, थर्ड कंसेप्ट ये है कि अगर x की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर खास नंबर को अप्रोच कर रही है, ठीक हो गया ना, जिस तरह ऊपर हमने a की बात की थी कि x की वैल्यू जो है वो a को अप्रोच कर रही है, यानी x अप्रोचेस टू a के करीब होती जा रही है। अगर मैं इस a को इस तरह से लिख लूं कि वेयर x अप्रोचेस टू 4, x अप्रोचेस टू 3 एंड अप टू सो ऑन, इस तरह कोई भी आप वैल्यू लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख लें, पॉजिटिव लिख लें, ठीक हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू जो है वो उसके करीब करीब होते होते वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या था कि वो जो वैल्यू है आपकी वो क्या है,
3 के इक्वल हो सकती है, 4 के, यानी ये नहीं कि सिर्फ 0 इन्फिनिटी की कॉन्सेप्ट है, बल्कि इसमें और भी नंबर हो सकते हैं जिसमें 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह की कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा ना इसकी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक हो गया। और मैं ये रख रहा हूं कि मेरे पास जो x की वैल्यू है, यानी x जो वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वह 2 है, यानी x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 है। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को सेंटर में रख लेते हैं। इसकी यहां पे अगर वैल्यूज देखें तो ये इसकी क्या है, फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड से आप इसकी तरफ हम मूव करते हैं, और ये है फ्रॉम राइट साइड। राइट साइड से इसकी तरफ क्या करें, मूव कर रहे हैं, और इसका बिहेवियर देखेंगे कि ये क्या बनेगा। ठीक हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेटर के जरिए से जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे नंबर आएंगे, तो उसको फिर जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यू ये है कि अगर हम इसको टेबल के जरिए ही चले समझ लेते तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। टेबल के जरिए से क्या करते हैं, हम यहाँ पे x की वैल्यूज लिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यूज हो गई, यहाँ पे f ऑफ x हो गया। f ऑफ x का मतलब क्या है कि वो फंक्शन की वैल्यू जो x स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गया। तो चूंकि हमने शुरू क्या किया था कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे ही रखने देते हैं, यहाँ पे इसको 2 के ऊपर लाइन लगा देते हैं और इसको इस तरह से ड्रा कर देते हैं कि इससे जो आंसर आएंगे ना वो इसी फॉर्म में होंगे कि इसकी वैल्यू से फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर f ऑफ x की जगह पे मैं 2 लिख दूं तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर f ऑफ x, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे 4 आंसर आता है। अब हम इसका बिहेवियर देखेंगे कि अगर हम इसके नंबर चेंज करना शुरू कर दें तो फिर इसमें क्या आंसर आएगा। तो मैंने ये जल्दी जल्दी सोल्व कर, क्योंकि जाहिर बात है कैलकुलेटर पे काफी टाइम लग गया इसको जल्दी जल्दी सोल्व करने में, तो मैंने क्या किया, इसको सोल्व करके वैल्यूज लिख दिया। अब देखें इसको जरा समझ लें कि अगर हम यहाँ पे देखें 1 लिखते हैं तो 1 के ऊपर 1 आंसर आता है। अब फिर 1.5 लिखा तो 2.25, फिर 1.8 के ऊपर 3.24, 1.9 पे 3.61, 1.99 पे 3.96। देखें जिस तरह से मैं 2 के करीब होते जा रहा हूँ, 1.99 फिर 1.999, आगे 4-5 दफा और भी लगा दे तो ये और ज्यादा क्या होगी, 4 के करीब हो जाएगी। यानी अगर हम 2 के करीब होते जा रहे हैं तो इस तरह से वो वैल्यू जो है, जो उसका आंसर है वो भी क्या हो रहा है, 4 के करीब होते जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने देख लिया। राइट हैंड साइड पे हम 3 से इसकी तरफ अप्रोच करते हैं। सो 3 के ऊपर इसका 9 आंसर था, फिर 2.5 पे 6.25, फिर 5.29, फिर 2.1 पे 4.41, अब ये 4.04। अब देखें जिस तरह से 0 के करीब यानी 2 के करीब जाए, 2.001 मैंने लिखा तो 4.004, यानी वो और भी ज्यादा क्या हो गई, 4 के करीब हो गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखें, राइट हैंड साइड से देखें, अगर कोई खास नंबर हमने जिस तरह से ये ए था आपके पास वो डिफिनीशन के अंदर, तो हम क्या कहते हैं कि जिस तरह से आप ए के करीब जाएंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा जो कि एल रिप्रेजेंट किया गया था, वो ये एल आपके पास वो नंबर आ गया है। तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या कर रही है, करीब होती जा रही है 4 के, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू क्या होगी, वो करीब होती जाएगी 2 के। तो और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अब लिमिटिंग फॉर्म में कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2 2 जार 4, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ये लिमिट आपके पास सॉल्व हो गया। बस इसको लिमिटिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, मैं दोबारा जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। एक तो इसमें हमने इसकी डिफिनीशन को डिटेल से देखा, उसमें वो सारी वैल्यूज समझने की कोशिश की जो हो सकती थी। फिर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अगर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है तो वो 0 को अप्रोच करती है। फिर उसके बाद हमने देखा किसी खास नंबर को अप्रोच करती है। उसके बाद हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर देख लिया कि वो किस तरह से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम थ्योरम्स पढ़ते हैं। थ्योरम्स का मतलब ये नहीं है कि वो जो 9-10 क्लास में आप थ्योरम्स पढ़ते थे वो वाले थ्योरम नहीं है। बस क्या है कि आपको फार्मूले समझे दिए गए हैं कि आपने लिमिटिंग के लिए कौन कौन से फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो कुछ मेरे जहन में आ रहे थे वो मैंने लिख दिए हैं, और कुछ जो है आगे याद रहे तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी लिखवा दूंगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, कोई भी दो फंक्शन ले लेते हैं फॉर विच लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यानी अगर हम वहां पे क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स में वो वैल्यू पुट करें तो एल आंसर आता है, और दूसरे में क्या होता है, एम आंसर। क्योंकि दो फंक्शन है तो हम एल और एम को ले लेते हैं। देन सम एंड डिफरेंस, पहला थ्योरम क्या है, सम और यानी प्लस या माइनस दोनों के लिए सेम ही है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक में ही लिख दिया है। वैसे तो आपकी बुक में अलग अलग ही लिखे हुए सम और डिफरेंस के, लेकिन दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है।
अगर कोई दो वैल्यूज यानी दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही तो फर्स्ट फंक्शन पे अलग से अप्लाई होगी और सेकंड फंक्शन पे अलग से अप्लाई होगी। तो इसका आंसर एल हो गया और इसका आंसर क्या हो गया, एम हो गया, और इनमें दरमियान में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है। तो इसको सम और डिफरेंस थ्योरम कहते हैं। नंबर 2, स्केलर मल्टीपल थ्योरम। स्केलर मल्टीपल थ्योरम क्या है कि अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है किस चीज के साथ, फंक्शन के साथ, जिस तरह से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसकी यहाँ पे मिसाल दे दूं कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 4 7x स्क्वायर। अब देखें ये जो 7 है ना, ये स्केलर मल्टीपल वो नंबर है जो यहाँ पे मैंने k से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये 7 बाहर आ जाएगा एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4x स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 7 एंड 4 4 आर 16, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 16। इस तरह से वो क्या हो जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इससे क्या आपका आंसर आएगा 112, ये इसका आंसर आ गया वैसे समझाने के लिए। तो इसमें यही होगा कि फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई हो जाएगी और वो जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक के ऊपर अलग से अप्लाई होगा, दूसरे के ऊपर अलग से अप्लाई होगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सेपरेटली आ जाएगा। तो एल मल्टीप्लाई बाई एम, दोबारा आंसर इनके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास कोशेंट थ्योरम। कोशेंट कहते हैं डिवीजन को। एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है, देखें एफ ऑफ एक्स पे अलग से अप्लाई होगी, जी ऑफ एक्स पे अलग से अप्लाई होगी, तो एल डिवाइडेड बाई एम, ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। कांस्टेंट थ्योरम क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सी कोई भी नंबर है 3 4 5 7 9 10, इस तरह कोई भी एक वैल्यू गिवन है तो इस पे अगर लिमिट अप्लाई कर दें तो उससे वही आंसर आएगा जो कि इसका कांस्टेंट नंबर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज मिस हो गई है, वो है आपके पास इसकी लिमिटिंग यानी थ्योरम के हवाले से कि पावर थ्योरम, वो भी एक होना चाहिए क्योंकि वो भी हम यूज करते हैं। अब पावर थ्योरम है किस तरह से कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है वो इस तरह से गिवन है कि आपके पास फंक्शन है उसके ऊपर कोई पावर गिवन है, तो उस पावर के अंदर उस लिमिट को क्या हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो हम चले जल्दी से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आपके पास फंक्शन इस तरह से कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a f ऑफ x होल पावर n, इस तरह से लिखा हुआ है। तो क्या होगा, ये रूल कहता है कि आप इस लिमिट को क्या करें, x अप्रोचेस टू a f ऑफ x को अंदर ले जाएं और इसकी पावर को एज इट इज रखें n। ठीक हो गया। तो इससे अगर l आंसर आ जाते तो l पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इस तरह से पावर रूल इसको कह सकते हैं, पावर थ्योरम कह सकते हैं। तो ये इस तरह से क्या होगी, सिंप्लीफाई होगी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट इस तरह से है कि जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं ना तो अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है, 0/0 फॉर्म आ जाती है। ये 0/0 फॉर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, नोमिनेटर में 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 ना आए क्योंकि वो फिर अनडिफाइन हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें 0/0 फॉर्म आए तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसके लिए ना आपके बुक के अंदर दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स गिवन है जो कि हम 1 बाय 1 करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, टॉपिक है हमारा लिमिट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन। अच्छा जी, इफ क्या करें कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द नंबर दैट x अप्रोचेस इनटू द फंक्शन वी गेट 0/0, यानी अगर हम x की जगह वो वैल्यू लिख देते हैं आंसर के अंदर जिस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होता है, तो 0/0, ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में दोनों में 0 आंसर आ रहा है। अब हम इसके लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, अब जाहिर बात है हमने तो क्वेश्चन के हिसाब से करना है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रूफ दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको सॉल्व करवा दिए। इसके दो आपके पास ना मेथड है सॉल्व करने के। एक क्या है कि दो केसेस है, बल्कि इसको मेथड नहीं दो केसेस हम इसको पढ़ेंगे। केस 1 ये है कि इसमें पावर n जो है वो इंटीजर गिवन है, तो इंटीजर को देखें तो उसमें पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो अब या तो हम देखें कि या ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या इसका बिहेवियर होगा या नेगेटिव इंटीजर के लिए इसका क्या बिहेवियर होगा, तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n इज इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1 वेयर n इज एन इंटीजर एंड a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी नेगेटिव नंबर्स नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब हम सपोजिशन करते हैं कि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। सो वी मेक फैक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू, x की जगह पे a लिख देते हैं क्योंकि x अप्रोच कर रही है a को, तो इससे क्या होगा, 0/0 फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू लिख दें तो ये होगा a पावर n माइनस 0 और a माइनस a 0, 0/0 की फॉर्म आ रही है। अब हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी आपने इसका फार्मूला देखा होगा, शायद थोड़ा सा मैं आपको याद करवा दूं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो वो इक्वल होता है a प्लस बी
ए माइनस बी का, ठीक हो गया। इस तरह अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देख रहे हैं तो वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक हो गया ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं किसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। अब चूंकि आपके पास nth टर्म गिवन है, इसकी जनरल टर्म है, तो हम क्या करेंगे, x पावर n माइनस ए पावर n, तो x माइनस ए अगेन उस फॉर्मूले की तरह x माइनस ए माइनस बी वाला, फिर इसकी पावर में से 1 बाय 1 क्या कर देंगे, लेस करते जाएंगे। ये बेसिकली इसका अगर बिहेवियर देखें तो ये अप्लाई हो रहा है आपके पास। आगे हम चल के, या इसको हम इस तरह से देखने के, हमने इसको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम की तरह, ठीक हो गया ना। तो बाइनोमियल थ्योरम की तरह से ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, इस तरह समझ लें। बाकी इसकी डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में ही इसकी देखेंगे। अच्छा जी, x माइनस ए और x माइनस ए से डिवाइड कर लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये बाकी जो वैल्यू रह गई है। अब हम क्या करते हैं, बाकी वैल्यू के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, जब a की वैल्यू अप्रोच कर रही है a को x की वैल्यू, तो यहाँ पे हम a लिखेंगे। हमने बात की है कि x की वैल्यू अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि x की जगह हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू लिख देंगे। अब ये लिखने से क्या होगा, आपके पास ये सारी पावर्स क्या होंगी, n माइनस वन ए मल्टीप्लाई ए पावर n माइनस टू ए, ये स्क्वायर है n माइनस थ्री अप टू सॉन ए पावर n माइनस वन, ये सारे माइनस होकर आपके पास क्या होंगे, ए पावर n माइनस वन n माइनस वन n माइनस वन, इनफाइनाइट टर्म तक n माइनस वन ही आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये देख लें आपके पास n माइनस वन की फॉर्म में सारे n टर्म्स, यानी n टर्म्स है तो n टर्म्स मैंने लिख दिया। अब ये आपके पास n इंटू ए पावर n माइनस वन, हमने एक केस तो इसका डिस्कस कर लिया कि वो क्या आपके पास पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब हम क्या करते हैं, सपोज n इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। सो मैं अब क्या करता हूँ कि n को लिख लेता हूँ माइनस m के इक्वल, ठीक हो गया। नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस m की जगह कोई भी वैल्यू लिखें तो वो नेगेटिव ही रहेगी। लेकिन m एज इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव है, यानी वो एक नंबर है, वो तो 1 to 3 रहेगा, लेकिन आपके पास वो नेगेटिव साइन साथ में आएगा। अच्छा जी, अब ये हम देख लेते हैं कि इसकी जगह क्या करते हैं, जो फार्मूला था x पावर n माइनस ए पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस ए, उसकी जगह यहाँ भी m लिख देंगे माइनस, और यहाँ भी माइनस m लिख देंगे। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे, 1 ओवर x पावर m माइनस 1 ओवर a पावर m। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया a पावर m x पावर m क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब देखें फॉर्मूले में यह होना चाहिए कि x पावर m माइनस ए पावर m, यानी या x पावर n माइनस ए पावर n, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ पे a पहले और x बाद में लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं, माइनस वन को। अब ये आ जाएगा x पावर m माइनस ए पावर m, तो ये आपके पास वैल्यू बन गई है। ये यहाँ पे क्या हो गया, नीचे मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अच्छा जी, अब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये सारी एक जैसी हो गई। हम इसमें से ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये इसमें से कॉमन ले लेते हैं ताकि बाकी वैल्यू हमारे पास फार्मूले जैसी हो जाए। सो लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अभी मैंने इसका रूल पढ़ाया कि अगर दो अलग अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही, जैसे 1 और ये 2, दो फंक्शन है ना, तो एक पे अलग से अप्लाई होगी, दूसरे पे अलग से अप्लाई होगी। ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। यहाँ से आपके पास वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर ए पावर m, ए पावर m, दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो a पावर 2m बन जाएगा, और m इंटू ए पावर m माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका आंसर मेंशन कर देंगे बाय केस वन। केस नंबर 1 में जो अभी हमने सॉल्व किया है उसकी मदद से हमने ये लिख लिया है। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 1 ओवर ए पावर 2m, तो ये ऊपर जाएगा, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, m माइनस वन माइनस 2m हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस m माइनस वन। अब हमें पता है कि n जो था वो माइनस m के इक्वल लिया था हमने, तो n इंटू ए पावर n माइनस वन, यानी लेफ्ट वो हमने केस 1 केस 2 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर के लिए हमारे पास सेम आंसर आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एक्सरसाइज में भी अक्सर यूज होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन में हम आगे भी डेरिवेटिव के अंदर स्पेशली वहां पे यूज करेंगे। तो ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x। ये कह रहे हैं कि 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ए, ये आंसर आता है। लेकिन अगर हम इसमें ये वैल्यू लिमिट की लिख दें तो इससे आता है 0 बाई 0, यानी बाई सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखें तो ये भी 0 हो जाएगा, a माइनस ए ये भी 0 हो गया, तो ये फॉर्म आ रही है। सो वी रेशनलाइजिंग द नंबर, ठीक हो ना, रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू के अंदर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसके पॉजिटिव साइन में मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये रेशनलाइज हो जाती है। सो अब रेशनलाइज होगी तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया x प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर रूट। ये देखें a माइनस बी
ए प्लस बी फार्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गए। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस ए माइनस ए और ए भी कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे एक्स रह गया, ये एक्स और ये एक्स दोनों क्या होंगे, यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो हो जाएगी 1 डिवाइड बाय, इस तरह से आपके पास x और x कैंसिल हो गए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस x। अब यहाँ पे हम पुटिंग द लिमिट पुट कर देते हैं, क्योंकि अब उम्मीद है कि इसमें से 0 आंसर नहीं आएगा, जो कि हमें चाहिए वही मिल जाए। सो 0 हो गया a, ये a देखें 1 टाइम और ये 1 टाइम, सो 2 इंटू ए स्क्वायर रूट। तो यही हमने वेरीफाई करना था, यानी प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो कि सिंप्लीफाई हो गए। अच्छा जी, इसके अलावा जो आपके बुक में प्रूफ लिखे हुए बहुत सारे, वो है इन्फिनिटी के लिए, ठीक हो गया। तो वो जो इन्फिनिटी का प्रूफ है वो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि वो उसके साथ उसका रिलेशन है, तो वो वहां पे मैं उसके साथ ही समझा दूंगा सारे क्वेश्चंस भी, एग्जांपल्स भी, और उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो वो भी हम सारे देख लेंगे, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, जो कि है आपके पास 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट, यानी लिमिट के जो थ्योरम हमने डिस्कस किए थे ऊपर, वो सारे के सारे यूज करने हैं, यानी उसकी हेल्प से सॉल्व करना है। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये 2x हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, यानी दोनों जिस तरह से ऐड हो रहे हैं ना, तो दोनों के ऊपर सेपरेटली अप्लाई हो गए, ये और ये इस तरह से। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़े कांस्टेंट रूल के स्केलर मल्टीपल वाला, कि वो 2 बाहर आ जाता है, तो लिमिट ऑफ x यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 3 प्लस 3 2 6, 6 प्लस 4 से क्या हो गया 10 आंसर आ गया, बस सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे देखें अप्लाई करेंगे तो 1 2 एंड 3, 3 फंक्शन है, तीनों पे अलग अलग अप्लाई हो गए, 3x स्क्वायर 2x एंड 4, तो ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट से 4 ही आ गया, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 2 बाहर आ गया और यहाँ से 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 1 2 प्लस 4, सो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 से 5 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। देखें अब ये पावर रूल के अकॉर्डिंग कि हम उसके ऊपर कोई भी स्क्वायर रूट या पावर लिखे तो हम लिमिट को उसके अंदर लेके जा सकते हैं, यानी इस पावर के। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पे क्या करेंगे, सब वैल्यूज पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट का 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 स्क्वायर बन जाएगा, सो 3 3 9 प्लस 7 से 16, और क्या आंसर आ गया आपके पास 4 आंसर आ गया। ये भी क्या हो गया आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन यानी से फंक्शन सॉरी। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस 4 से 0 स्क्वायर रूट एंड 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0 आंसर। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो पहले तो ये सब्ट्रैक्ट होने, दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों पे अप्लाई हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस लिमिट को इसके अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये अप्लाई होगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब क्या करते हैं, दोनों पे लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, x क्यूब के साथ और 1 के साथ, फिर यहाँ स्क्वायर के साथ और यहाँ पे 5 के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 क्यूब से 8 प्लस 1 से 9 आ जाएगा और यहाँ पे 4 प्लस 5 से 9, तो 9 माइनस 9 स्क्वायर रूट से क्या हो गया 0 आंसर आ गया। सो ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, x अप्रोचेस टू -2 3x क्यूब प्लस 5x 3x -2। अगर देखें डायरेक्ट हम लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ से 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू अलग अलग अप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा क्यूब से और यहाँ 5 बाहर आ जाएगा, x पे अप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी ऐसा ही 3 होगा, कांस्टेंट की लिमिट से वही कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये क्या होगा +2 ही रहेगा। यहाँ पे अप्लाई करेंगे 3 8 जार क्या हो जाएगा, ये 2 क्यूब से -24 और ये -10, फिर ये हो जाएगा -8। तो इसको अगर डिवाइड कर दें 2 के टेबल में, 17 2 जार 34 एंड 2 4 जार 8, तो ये हो गया 17/4 इसका आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारे पास कि आपने क्या करना है, अलजेब्रिक टेक्निक यूज करनी है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, ठीक हो गया। तो अभी उसको भी देख लेते हैं, उसमें हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हमारे पास है कि इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक, यानी अलजेब्रिक टेक्निक की मदद से अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो लास्ट क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन 1 हमने सोल्व किया उसमें हमने देख लिया है कि बस सिंपल हमने लिमिट अप्लाई की है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट लिमिट लिखता हूँ तो देखिए -1 क्यूब से -1 और ये माइनस +1, तो यहाँ से भी 0 हो रहा है और -1 + 1 ये भी 0 हो रहा है।
यानी यहां से आपके पास आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो ये 0/0 फॉर्म जब आ जाए ना, तो इसका मतलब कि हम इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना होगा, या तो कुछ कॉमन वैल्यू लेनी होगी, या उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइड करके, इस तरह कुछ ना कुछ करके हमने क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। अब मैं अगर यहाँ पे देखूं तो इन दोनों में क्या है, x कॉमन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो यहाँ पे x कॉमन हो सकता है। ये x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x माइनस 1। ये आपके पास क्या हो गई, ये वैल्यूज आ गई हैं। अब देखा जाए तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब रह जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। तो बस तकरीबन डिनोमिनेटर खत्म हो गया है। इसमें जो असल चीज है खत्म करने वाली, वो ये है कि डिनोमिनेटर से आपके पास जीरो खत्म हो जाना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले भी इसके जब प्रूफ करवाए थे 0/0 बाई फॉर्म वाले, तो उसमें मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर से जीरो खत्म हो जाए। बेशक नोमिनेटर में जाहिर बात है जीरो एक नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब उसके लिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, बाय पुटिंग द लिमिट। तो यहाँ पे -1, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया है कि x अप्रोचेस टू -1 का मतलब क्या है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे। सो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे होगा -1, तो माइनस माइनस से -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़र 2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन 1 इसका सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका है 3x क्यूब प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया। अच्छा जी, जीरो लिख लेते हैं। तो 0 प्लस 0, तो यहाँ भी 0 हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, और यहाँ पे भी 0 हो रहा है। तो ये भी आपके पास क्या बन रही है, अगर देखा जाए तो 0/0 फॉर्म आ गई है। अब ये 0 तो ठीक है, चले आंसर एक 0 नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो ये वाला 0 है, ये हमने खत्म करना है डिनोमिनेटर वाला, क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी की वजह से हमें इसको क्या करना पड़ रहा है, खत्म करना पड़ रहा है। तो फिर देखते हैं, कुछ कॉमन लिखा हुआ है, तो हमें नजर आ रहा है कि नोमिनेटर में यहाँ पे देखें x कॉमन लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन है, तो ये x और ये x दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब देखें एक x खत्म हो गया है, तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी बाय पुटिंग द लिमिट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी 0 लिख देंगे, यहाँ भी 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 से 4 एंड 1 प्लस 0 से 1। सो 4 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्व करते हैं, यानी थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला, जो कि है आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मुझे जो फंक्शन मिल रहा है वो इस तरह से है कि वो इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, यानी इसका हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक चले करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस माइनस 6। अब देखें माइनस तो आ गया, माइनस 6 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिख लेते हैं, और ये वाला जो साइन है ये हम क्या कर लेते हैं, ये नेगेटिव कर लेते हैं। तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, x कॉमन लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो फिर होगा x प्लस 3 एंड x माइनस 2, इस तरह से क्या होगी, वैल्यू बन जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फिर क्या करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। ये उम्मीद है समझ आ गई होगी इसको, ठीक है। इसके मैंने आगे स्टेप्स लिखे हुए, तो ये आपने इस तरह से समझ लेने हैं। अच्छा जी, अब देख लें x क्यूब माइनस 2 की भी 8 लिखा हुआ है ना, 8 को अगर लिखें तो 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार, सो 1 2 3, यानी 2 क्यूब बन गया आपके पास। तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया, तो a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो बन गया आपके पास। ये हमने कंप्लीट लिख ली यहाँ पे, तो ये अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें वो मिड टर्म ब्रेक जो मैंने पीछे करवाई है वो यहाँ पे मैंने लिख ली है वैल्यू। अब क्या करते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 दोनों साइड से कैंसिल हो गई, यहाँ पे अब वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड x प्लस 3, ये आपके पास वैल्यू रह गई है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द लिमिट, लिमिट पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 से ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5, सो 12/5 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट को। तो वहां पे देखें तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। सो पहले क्या करते हैं, अब देखें ये क्यूब वाला
और ये -1, ये हमें फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हम क्या करते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं। तो मैंने पहले गिवन दैट क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके लिख लिया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया और बाकी वैल्यू क्या कर दी मैंने, इकट्ठी लिख दी है। इन दोनों में से कॉमन लिखा हुआ है x। अब चूंकि इसमें अगर मैं डायरेक्ट लिखता ना तो ये 0/0 फॉर्म आ जानी थी, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो ये आपके पास यहाँ पे फार्मूला है x³ - 1³ वाला, तो वो आपके पास क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला फार्मूला, यहाँ से क्या होगा आपके पास, ये जो लिखा हुआ है ये x² - 1 आएगा आपके पास x+1 और ये हो जाएगा x-1। ठीक हो गया। फिर इस दोनों में देखें तो यहाँ से आपके पास अगेन क्या है, x कॉमन है, तो वो हम क्या करेंगे -3, और मैंने x भी कॉमन ले लिया आपको समझाने के लिए। ये अलग अलग स्टेप किए हैं ताकि यहाँ से आपको समझ आ जाए। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो कैंसिल हो रहा है वो हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर, जिस तरह से देखें यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। लेकिन अक्सर बच्चों ने गलती की होती है, डायरेक्ट कैंसिल किया होता है। डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये इसके दरम्यान में नेगेटिव साइन है। हम क्या करेंगे, इसमें से पहले ये x-1 कॉमन निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो ये अब आपके पास इस तरह से बन जाएगा, x-1 कॉमन हो गया, x² + x+1 - 3x, x-1 दोनों कैंसिल हो गए। x² ये देखें, ये -3x + x तो -2x + 1, तो पुटिंग द लिमिट, यहाँ भी 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 और ये दोनों भी 1 हो जाएंगे। तो 1² से 1 आता है, 2 1 2 + 1 और ये 1 + 1 2, सो 2 - 2 0/2, यानी 0 आंसर आ गया। तो 0 आंसर हो सकता है क्योंकि 0 एक नंबर है हमारे पास, लेकिन अनडिफाइन या इन्फिनिटी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, बल्कि वो हम नोटेशन यूज करते हैं। अच्छा जी, अब इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x³ + x² -1। अब देखें इन दोनों में से देखें x² कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है a + b a - b वाला। x² कॉमन हो गया आपके पास, तो x+1। अब ये देखें x+1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू -1, x² / x-1। सो बाय पुटिंग द लिमिट -1² डिवाइडेड बाय -1 तो 1/-2 या -1/2, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका वो इस तरह से, अगर डायरेक्ट लिमिट लिखें अगेन तो देखें 2 यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 4 16, 16 2 32, 32 - 32 0, और यहाँ भी लिखें तो ये भी क्या हो रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। ठीक हो गया। तो यानी ये भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 कॉमन मिल गया और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x² कॉमन था, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा a² - b² वाला, यानी x² - 4², ये इससे ये बन जाएगा। ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसको x+4 x - 4 लिख दिया। ये x+4 ये माइनस और ये माइनस वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 × x+4 डिवाइडेड बाय x²। सो बाय पुटिंग द लिमिट 2 × 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, 8 2 16 बाय 16, 16 16 से कैंसिल 1 आ गया। सो 1 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसके पार्ट 7 को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, पार्ट 7 जो है वो मिलता जुलता है जो मैंने एग्जांपल में ऊपर जो आपको एक वैल्यू सॉल्व करवाई है, जिसमें हमने क्या देखा था, रेशनलाइजेशन की थी। तो ये उसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 - 2 0 एंड 0, यानी 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इसको हमने क्या करना है, पहले खत्म करना है। तो ये जो वैल्यू है इसकी रेशनलाइजेशन हो सकती है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसके प्लस में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा a + b a - b। ठीक हो गया। a² और ये b², ये दोनों कैंसिल हो गए स्क्वायर रूट से। यहाँ पे x - 2 ये भी कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू रह गई है वो है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/x² + 2²। अब क्या होगा, इसके अंदर हम पुटिंग द लिमिट पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 टाइम और ये 1 टाइम, सो 1/2 × √2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। तो इसमें भी देखें डायरेक्ट अगर वैल्यू लिखें तो 0 और ये 0 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0/0 फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू को रेशनलाइज करते हैं और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे होगी, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखे हुए तो स्क्वायर रूट में ही रेशनलाइजेशन होती है। यहाँ पे है नेगेटिव साइन तो हम इसके पॉजिटिव साइन में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे।
तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास जो वैल्यू रह गई है वो है x प्लस एच माइनस एक्स, ये x और ये x दोनों ये भी कैंसिल हो गए। अब रह जाएगा h डिवाइडेड बाई h, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो ये रह गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x प्लस h plus x square root. So by putting the limit 1 over x plus 0 and plus x square root, तो ये हो जाएगा आपके पास x square root plus x square root 1 over 2 into x square root। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। इसके लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि हमने अभी जो थ्योरम देखा था, जिसमें आपको याद होगा, जो कि वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a पावर n माइनस 1। ठीक हो गया। तो वो जो मैंने सॉल्व करवाया है ना, प्रूफ करवाया है, उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है जो कि हमने पहले वो पूरी करनी फिर ही सॉल्व होगा। सो गिवन दैट क्वेश्चन लिख लिया है। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले देखें तो इसके अंदर यहाँ पे देखें, समझाने के लिए मैंने पहले लिख लिया था कि ये क्या हो रहा है, x माइनस ए डिवाइड होना जरूरी है। यहाँ पे देखें इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइडिंग बहुत है, यानी यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिए, दोनों के साथ डिवाइड कर, ये दोनों कैंसिल होंगे तो फिर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा लिमिट के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि दोनों के ऊपर अलग अलग क्या होगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब जरूरी इसलिए है लिमिट अलग अलग अप्लाई करना क्योंकि ये फार्मूले लिखे हुए हैं, इस वजह से इसके ऊपर दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। तो ये जब अप्लाई होगी, अब देखेंगे कि ये वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है कि इस तरह सॉल्व हो जाती है। तो ये हमने n इंटू ए पावर n माइनस 1 m इंटू ए पावर m माइनस 1, यानी m लिखा हो तो m आ जाएगा, n लिखा हो तो n आ जाएगा। तो a की पावर फर्दर सिंप्लीफाई होंगी तो a पावर n माइनस 1 माइनस m माइनस 1, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर डिवाइड हो रहे हो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए। तो आंसर आ गया n डिवाइडेड बाई m a पावर n माइनस m। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब हम क्वेश्चन जो सॉल्व करें वो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिमिट अप्लाई होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है कि जिसमें साइन कॉस टेन इस तरह की वैल्यूज लिखे हो, तो उसको जरा समझ लेते हैं। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन 3, उससे पहले जरूरी है कि हम ना उसकी थोड़ी सी कंसेप्ट समझ लें। आपके पास एक थ्योरम है सैंडविच थ्योरम के नाम से, ठीक। अब हम देख रहे थे कि लेट f g एंड h बी फंक्शन सच दैट f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x। यानी आपके पास क्या है, एक अपर लेयर है, एक लोअर लेयर है और एक मिड लेयर है, यानी तीनों को अगर क्लोज करें तो आपके पास क्या हो जाता है, सैंडविच बन जाता है। तो इसलिए इसका नाम भी इस तरह से रखा गया है। तीनों फंक्शन को, तीन फंक्शन इस तरह से हैं कि f of x is less than or equal to g of x is less than or equal to h of x for all numbers, यानी जितने भी नंबर्स के लिए हैं x की जितनी भी वैल्यूज पुट करेंगे वो तमाम नंबर्स में क्या करें, इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c, यानी उसमें कोई c की वैल्यू जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा था उसकी तरह एक्सेप्ट पॉसिबली एट c इटसेल्फ, यानी c की जो वैल्यू इटसेल्फ होती है उसके ऊपर। तो यहाँ से भी l, यहाँ से भी l और यहाँ से भी, यानी सबसे एक ही आंसर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है। अब देखें फॉर एग्जांपल 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर हम इस कंडीशन को देखें तो 1 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वलिटी की कंडीशन होल्ड कर रहा है। अच्छा जी, अब अगर देखा जाए तो 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू, यानी अगर इसमें देखा जाए तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वलिटी की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, यानी वो प्रूफ हो रही है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, इक्वल है। अब हमने ये सैंडविच थ्योरम को बल्कि यूज नहीं करना, उसकी मदद से ना एक प्रूफ है आपकी बुक के अंदर जो कि यह है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया ना। ये जो प्रूफ है आपके पास, ये हमने इसमें बाद में प्रूफ करेंगे क्योंकि इस पे काफी ज्यादा ना लेंथी है ये वाला प्रूफ जो है, तो इसको सॉल्व करेंगे इस पे काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए फिलहाल हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बाद में हम इसका प्रूफ भी सॉल्व कर लेंगे। अब ये है कि लिमिट अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 है, देखें साइन के साथ जो उसका एंगल लिखा हुआ है थीटा की फॉर्म में, एक्स लिखा हो सकता है, वाई लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, वही वैल्यू अगर डिवाइड हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। बस हमने इस आइडेंटिटी को यानी यूज करना है जिसके लिए ये सैंडविच थ्योरम को पढ़ाया जाता है, उसमें ये पूरा प्रूफ हो जाता है बाकायदा। सो हम क्या करते हैं, फॉलोइंग लिमिट्स सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा। ये देखें यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है,
और यहाँ पे 7 की कमी है, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? गिवन दैट क्वेश्चन लिख लिया, 7 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक हो गया। ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूंकि कांस्टेंट जो है लिमिट से बाहर चली जाती है तो इसलिए मैंने 7 को बाहर लिख दिया। ये इसके ऊपर अप्लाई कर दिए, तो देखें जो एंगल में लिखा हुआ है वही डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, और 7 1 जार 7, तो ये क्या हो गया? इसका आंसर आ गया। बस सिंपल, हमने क्या करना है, इस आइडेंटिटी को लेकर आना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। बस ये किसी न किसी तरह से पूरा करना है और 1 लिख देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री, ये डिग्री लिखा हुआ है, ये जो 0 लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई x। अब देखें दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ, यहाँ पे x लिखा हुआ है। एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, रेडियन की फॉर्म में है, क्योंकि पाई ओवर 180 हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जब हम इसमें फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन इस तरह के सिंप्लीफाई करते थे तो हम क्या करते थे, पाई को रेडियन में, कि यहाँ पे जो भी अगर नंबर के ऊपर फॉर एग्जांपल 75 डिग्री होता था तो हम 75 इंटू 1 डिग्री कर लेते थे, और इस तरह 75 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक हो गया। तो ये फिर इसके बाद सिंप्लीफाई होकर आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाता था। तो हमने क्या करना है, इसी तरह से जो वहां पे सॉल्व करते थे यहाँ पे भी वही काम करना है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि हम इस 1 डिग्री की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो वो अब क्या हो जाएगी, पाई ओवर 180, ठीक हो गया। तो वो x के साथ मल्टीप्लाई हुई तो x पाई ओवर 180 आ जाएगा। अब चूंकि पाई ओवर 180 चाहिए तो ये मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x के साथ लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास जो एंगल में डिवाइड लिखा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड भी हो रहा है। कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई है। तो अब हम क्या कर देंगे, इसकी जगह 1 लिख देंगे और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई ओवर 180 इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करें तो इससे कोई आइडेंटिटी नहीं लिखी हुई, कोई फार्मूला नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें, अब इसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि ये इसका हल है कि ये अगर रेशनलाइज हो जाए, यहाँ पे साइन कोस मतलब कोई सिंपल वैल्यू आ जाए तो फिर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 1 माइनस कोस लिखा हुआ था, मैंने प्लस में मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दी है। अब हम इसको फर्दर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर से क्या होगा, कॉस स्क्वायर, सो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। हमें कॉस स्क्वायर चाहिए तो इसको राइट साइड पे ले जाए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये साइन थीटा और स्क्वायर से कट के यहाँ पे 1 टाइम रह जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर सॉल्व करें तो सिंप्लीफाई हो सकता है, 0 लिख देंगे तो पुटिंग द लिमिट साइन 0 से 0 आता है और ये कॉस 0 से 1 आता है, सो 1 प्लस 1, यानी यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। पहले आ रहा था 0/0 फॉर्म, तो डिनोमिनेटर से क्या हो गया, 0 हमने खत्म कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x पाई माइनस x, ये वैल्यू लिखी हुई है। तो अब इसके डिनोमिनेटर चेंज हो गया है। चलें इसको पहले मैं सॉल्व करके समझा देता हूँ सारा, फिर इसके बाद देखते हैं। लेट्स सपोज दैट y, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको मैंने एक और वेरिएबल y के इक्वल ले लिया है, तो यहाँ से अब चूंकि x की वैल्यू भी चाहिए होगी तो मैं x भी निकाल लेता हूँ। x को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं और y को राइट साइड पे ले जाते हैं, इनकी जगह चेंज कर लेते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, x इज इक्वल टू पाई माइनस y। अब देखें यहाँ पे सिर्फ x चेंज हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू लिमिट में भी चेंज करनी होगी। अक्सर बच्चों ने क्या किया होता है, ये चेंज करके ये ऐसे लिखा होता है, जब आंसर सॉल्व होता है फिर उन्हें ये नहीं पता चला था कि ये x कहाँ पुट करना था, क्योंकि यहाँ पे तो y लिखा हुआ आ गया है। तो इसको मैं समझा दूं कि पहले आपने इसकी वैल्यू को चेंज करना है, फिर उसके बाद इस लिमिट को सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमें दिया था कि इफ लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, अब पाई की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या लिखेंगे कि y अप्रोचेस टू 0, अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करें तो y क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। सो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस y डिवाइडेड बाय y, तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन जाएगा कि साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो गए साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा
साइन बीटा, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन पाई, जैसा मैंने बताया ना, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। सो साइन 180 डिग्री जो है वो इक्वल होता है आपके पास 0 के, एंड कोस 180 डिग्री इक्वल टू -1। तो यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी हैं, ये 0 मल्टीप्लाई बाय कोस वाई, और ये यहाँ से -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन वाई डिवाइडेड बाय वाई। सो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन वाई डिवाइडेड, दोनों के देखें ये और ये सेम हो गए, तो ये क्या हो गया, 1 के इक्वल आ गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। बस हमने यही सॉल्व करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx। तो अब सिंपल क्या करते हैं, ax है ना, यहाँ पे डिवाइड में ax और यहाँ पे bx ले आते हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ भी ax और ax मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे bx और bx मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये जो है एक जो डिवाइड वाला वो इसके नीचे आ जाएगा और दूसरा जो बाहर आ जाएगा। यहाँ भी bx जो है वो डिवाइड हो जाएगा और bx जो बाहर आ जाएगा। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे a और b रह जाएगा। ये वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, 1/1 a और b, तो a और b क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है हमारे पास कि x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x, यानी 10x लिखा हुआ है। सो हम लिखेंगे गिवन दैट x ओवर टेंजेंट x। अब हम क्या करते हैं, 10x को sin x और cos x की फॉर्म में कन्वर्ट, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो sin x ओवर x की फॉर्म में है, तो इसलिए हम हर क्वेश्चन को साइन की ही फॉर्म में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इन दोनों वैल्यूज की जगह हम रिप्लेस कर, यानी इनकी चेंज कर देंगे, x को नीचे लाएंगे और cos x को ऊपर ले जाते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से चेंज हो जाएगा, cos x ऊपर चला जाएगा और x जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये इस तरह से चेंज हो गया है। अब क्या कर देंगे हम, इसमें अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है, और cos 0 जो है वो भी 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी और यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख दिया। सो ये हो गया 1/1, तो ये क्या हो गया, 1 इसका आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास। अच्छा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को, जो कि है हमारे पास कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो cos 2x जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, डबल एंगल आइडेंटिटी। फर्स्ट ईयर में इसको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि इसकी वैल्यू है। अब ये नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये +1 और -1 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आपके वैल्यू बच जाएगी, ये +1 और ये -1 दोनों कैंसिल कर देंगे। सो 2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर चला जाएगा, लिमिट अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था और यहाँ भी स्क्वायर था, तो हमने क्या कर दिया, साइन x ओवर x होल स्क्वायर लिख दिया। अब हमने पावर रूल पढ़ा था कि लिमिट को पावर के अंदर लेकर जाया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया कि लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर से 1 आता है और 2 1 जार 2, तो ये भी क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, जो कि है हमारे पास इसी से ही मिलता जुलता है। सो 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। अब देखें साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है कि 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो वो इसके इक्वल हो गया। यहाँ पे मैंने वो वैल्यू लिख दी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, दोनों वैल्यूज आपके पास उस फॉर्म में आ जाएंगी। 1 माइनस cos x 1 माइनस cos x ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस cos x। बाय पुटिंग द लिमिट, यहाँ पे लिखें cos 0 से 1 आता है, तो 1/1 प्लस 1 से क्या हो जाएगा, 1/2, इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लिमिट व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। सो अब क्या करेंगे, इसमें थीटा स्क्वायर अगर बना दें, तो उसके लिए मैंने थीटा को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करेंगे, जो डिवाइड हुआ है नीचे वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे मैं दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे अलग अप्लाई होगी, यहाँ पे अलग अप्लाई होगी, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये 0 आंसर आ गया। अब चूंकि ऊपर जो है वो 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था, इस वजह से हम क्या कर रहे थे, उसको डिनोमिनेटर से खत्म करना चाह रहे थे, अदरवाइज आंसर तो 0 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, सीकेंड x माइनस cos x डिवाइडेड बाई x। अब ये सीकेंड x और cos x की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीकेंड x की जो वैल्यू है वो हमें पता है कि वो रेसिप्रोकल है 1/cos x का, तो हम क्या कर लेते हैं, सीकेंड x की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि सीकेंड x इज इक्वल टू 1/cos x। सो 1/cos x और ये cos x जब मल्टीप्लाई होंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएंगे।
अब ये हो जाएगा 1 ओवर cos x, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो cos 1 ज़र cos x, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो जिस तरह से हमें पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू प्लस 1। अब इसको वहां ले जाते हैं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x लिख देंगे। तो sin स्क्वायर x आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो sin स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sin x मल्टीप्लाई बाय sin x, और sin x डिवाइडेड बाय cos x हमें पता है कि वो इक्वल है टेंजेंट x के, यानी tan x के इक्वल है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, sin x ओवर cos x और sin x ओवर x। तो यहाँ पे भी अप्लाई होगी, यहाँ भी अप्लाई गई। टेंजेंट जीरो जो है वो इक्वल है जीरो के, बिकॉज इसके पीछे रीजन ये है कि साइन जीरो जो है वो जीरो के इक्वल होता है और कोस जीरो जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो 10 जो इक्वल होता है वो इक्वल होता है, चलिए जीरो लिख लेते हैं, ये होगा साइन जीरो डिवाइडेड बाय कोस जीरो। तो साइन जीरो से 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से 0 आ गया। तो ये 10 0 से 0 आ गया और ये 1 से मल्टीप्लाई होके 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट थोड़ी सी इसमें वैल्यूज डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इन चांसेस हो सकते हैं इसको देने के। या अच्छा, यहाँ पे P और यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, मैंने गलती से ना क्वेश्चन सॉल्व करते ये क्यों, ये जो स्मॉल था ना इसको मैंने कैपिटल करके सॉल्व कर दिया है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, चूंकि मैं सॉल्व कर चुका था, आपको पता है पेजेस जो हैं ये वाले काफ़ी एक्सपेंसिव है उस हिसाब से देखा जाए, तो इसलिए कोशिश यही होती है कि जो एक दफ़ा लिख लिया जाए और दोबारा उसमें चेंजिंग ना ही करें तो बेहतर है। तो इस वजह से वाइटनर का कभी कभी इस्तेमाल किया होता है, या स्पेस जो है वो कवर करने की कोशिश की होती है। ठीक हो गया, मकसद आपको चीज़ समझानी होती है तो वो मैं साथ साथ बता देता हूँ अगर कोई ऐसी बात होती है। ठीक हो गया, तो चले जी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी को, जिस तरह भी हमने पढ़ा था कि cos 2 थीटा यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के इक्वल था। अब हम क्या करते हैं, इस 2 साइन स्क्वायर को यहाँ पे और 1 माइनस कॉस। अब देखें हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम बनाना चाह रहे हैं कि 1 माइनस कॉस पी थीटा एंड 1 माइनस क्यू थीटा, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके लिए मैंने ये वैल्यूज लें। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे थीटा को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ भी डिवाइड करें क्योंकि हमें 2 की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि p की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, p लिख देंगे तो p थीटा हो जाएगा, यहाँ पे q लिख देंगे तो ये q थीटा हो जाएगा। जिसकी मैं बात कर रहा था ना वो ये रहा, आपके पास कैपिटल मैंने लिख दिया था गलती से, तो इसलिए मैंने उसको एज इट इज ही फॉलो कर दिया। तो आपने ये जो क्यू की वैल्यू है ये वाली, ये आपने क्या करनी है, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल ही गिवन है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए आपके पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें देखें ये एंगल बनाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों इक्वल आ जाएं। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ये जो स्क्वायर था इसका ये होल स्क्वायर लिख दिया है। अब स्क्वायर के अंदर ही हम क्या करेंगे, पी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड का अमल जो है वो इसी के अंदर ही जाके करेंगे ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्या करना है, पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 और पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि स्क्वायर जो है वो लास्ट में अप्लाई होके फिर वो स्क्वायर ही आ जाएंगे। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो ये अब देखें इस तरह से मैंने कर लिया था। अब ये एक डिवाइड हो जाएगा, दूसरा एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये जो वैल्यू है ये बन गई आपके पास 1 वाली और ये भी 1 वाली बन गई है। यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो गई, थीटा बाई थीटा और पी और क्यू आ गया आपके पास। सो ये जो आंसर है इसका, यहाँ से 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, पी ओवर क्यू आ गया, यानी ये पी ओवर क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे p और q होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। ये आपके बुक में ये आंसर लिखा होगा, लेकिन मेरे यहाँ पे q कैपिटल से लिख के सॉल्व किया तो इसलिए मेरा आंसर जो है वो उसी फॉर्म में लिख दिया, ताकि ये ना हो के ऊपर ये कैपिटल था ये स्मॉल कैसे हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दी कि आपके पास बुक में ये आंसर लिखा होगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको वो फिर डिस्कस करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। अब इसमें देखें साइन भी आ गई, यहाँ टेन और यहाँ भी साइन, तो बहुत सारी वैल्यूज इस तरह से आ गई हैं। पहला काम हम क्या, अच्छा इसको एक और मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने कोशिश की है इसमें जो मुझे इजी लग सकता था वो किया है।
इसका अल्टरनेट मेथड भी हो सकता है, वो इस तरह से हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है ना, अगर इसके नीचे लिख दे साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया। अब ये साइन थीटा जो है, ये टेन जो है किसके इक्वल होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा माइनस ये और ये कट जाएगा 1 ओवर साइन थीटा, तो ये साइन और ये क्यूब से कैंसिल होके ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो बाद में भी हमें क्या होगा, एलसीएम ही लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि उसको एक ही मेथड से सारा का सारा सॉल्व हो जाए, ठीक हो गया, क्योंकि एलसीएम जो है बार बार लेने की जरूरत ना पड़े, एक ही क्वेश्चन में इसको मतलब एक ही फॉर्म में इसको सॉल्व कर ले। अब मैंने क्या किया, इसमें से 1 ओवर साइन क्यूब थीटा को बाहर निकाल दिए, यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, टेन थीटा की जगह पे वैल्यू लिख देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो इन दोनों में से क्या है, यहाँ पे एलसीएम सिर्फ ले लेते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके पास देखने ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू दोनों में फिर क्या है, कॉमन बन गई है। अब हम ये कॉमन लेके इसके साथ क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू इसकी अच्छा जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वो जो वैल्यूज थी वो कैंसिल करने का मैंने आपको बताया है, तो वो साइन थीटा और ये क्यू स्क्वायर क्यूब के साथ कैंसिल होकर स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस और 1 माइनस ये जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, ये अब बन जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे, इसकी पुटिंग द लिमिट, अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 ओवर cos 0 एंड 1 प्लस cos 0 1 प्लस 1 1 ओवर 2, इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करने से पहले हमने कुछ प्रूफ पढ़ने हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन की गई हैं, जिसमें हमने इन्फिनिटी के बारे में जानना है कि अगर कोई वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है उसके हिसाब से कुछ लिमिटिंग के प्रूफ दिए गए हैं आपकी बुक में, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके हवाले से क्वेश्चन यानी बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। छोटे छोटे प्रूफ है उसमें पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, या अगर उसमें ना हुआ तो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका अपलोड करूंगा। ये आपका पार्ट 1 बन गया और इसका पार्ट 2 जो होगा 1.3 का, वो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन नंबर 4 और उसके साथ रिलेटेड जो थ्योरम होंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, क्योंकि बच्चे अक्सर पूछे थे कि सर ये जल्दी जल्दी करवा दें चैप्टर 1, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो लेंथी है तो फिर उस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर 1.3, 4 और 1.5 ही है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम मंडे तक ना पूरे जो है ये लेक्चर कवर कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पे चैप्टर नंबर 2 में चलेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं वीडियो को एंड करने लगा हूँ, फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आपने उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब लाजमी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। आज के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।